Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Vanakkam, Pranam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a new topic, and that topic is torque experienced by an electric dipole when it is placed under the uniform electric field. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए तो उस पर कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, कौन सा कंडीशंस होगा जहां पे मिनिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इनफैक्ट अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्मिटी में अगर कोई भी चेंज कर ले तो उस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या चेंज आएगा, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर कोई भी जनरल लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो उसका क्या एक्सप्रेशन था, वो सारी चीजें हमने स्टडी की है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड अंडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए बेटा क्या करेंगे कि हम लोग एक जनरल सा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट हैंड डायरेक्शन में है। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडीशन यहाँ पे क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। पहली चीज ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि कोई भी लोकेशन होगा, कोई भी पॉइंट के बारे में बात करो, हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 2 न्यूटन पर कूलम है। तो कोई भी रैंडम पॉइंट पे अगर आप बात करो, ये जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, मैंने रैंडमली कोई भी डॉट्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है, तो ये सारे डॉट्स वाले लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहने वाली है थ्रू आउट दी एक्सिस। कोई भी जगह पे आप जाओगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल हम लोग रख रहे हैं। डायपोल क्या होता है बेटा? कि डायपोल मतलब कि सपोज करो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। सो डायपोल क्या होता है? डायपोल मीन्स टू चार्ज विथ हैविंग अ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है बट पोलरिटी इन दोनों की डिफरेंट होगी एंड दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस दैट विल फॉर्म इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे ये डायपोल बना रहा, ठीक है। मान के चलते कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 2a डिस्टेंस है, और इसका मतलब सेंटर से लेके इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? a डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक और कंडीशंस मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज अगर रख दिया जाए, सपोज करो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा है, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, दैट विल बी एफ इक्वल्स टू क्यू ई। यही लिखोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये चार्ज एक्सेलरेट भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एज लॉन्ग एज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज इज कंसर्न। कौन सी चार्ज पोलैरिटी? कौन सी पोलैरिटी की बात कर रहा हूं? पॉजिटिव पोलैरिटी की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इसकी पोलैरिटी की साइन अगर मैं चेंज कर दूं, जैसे मान लो इसकी पोलैरिटी बदल दिया जाए, यहाँ पे मैंने रख दिया नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। नाउ सेम क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय दिस नेगेटिव चार्ज? तो आप बोलोगे ये भी बहुत सिंपल है, दैट इज एफ इक्वल्स टू माइनस क्यू। इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये जो चार्ज होगा वो चार्ज फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। So if we are talking about negative charge, then the force will be in opposite direction to the direction of electric field. But if we are talking about positive charge, then force and electric field both are in same direction. ये याद रखना, ठीक है। ये चीजें मैंने पहले भी बता दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा ये चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। बात समझ में आ रही है? इस केस में चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा।
तो अब मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, लेट्स से पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी क्यूई। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी माइनस क्यूई। बात समझ में आ रही है? प्लस क्यूई और माइनस क्यूई क्यों लिखा मैंने? चलो, अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब पहला चीज हमें समझना है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि अगर आपका पार्टिकल कोई भी एक इंडिविजुअल एक्सिस में मूव कर रहा है, लेट से एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन, ठीक है? सो वी कैन कंसिडर दैट दैट पार्टिकल इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। फॉर एग्जांपल, चलो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, लेट से एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, और इस ब्लॉक पे राइट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? लेट से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? लेट से 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो मैंने बोला इस पार्टिकल के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो आप बोलोगे एफ नेट इज 2 न्यूटन। एफ नेट इज 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन विच विल बी 1 न्यूटन। तो इस पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चा? इस पे लग रहा है 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक होगा ये पॉजिटिव आई डायरेक्शन में मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि 2 न्यूटन जिस डायरेक्शन में फोर्स का वेटेज ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ब्लॉक नेचुरली मूव करने वाला है। हाँ, लेकिन इसका एक कन्वर्स सिचुएशन भी देख लेते हैं कि अगर यही ब्लॉक है और इसी ब्लॉक में मान लो कि मैंने दोनों डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, अब इस केस में आप क्या बोलोगे? क्या ब्लॉक कोई डायरेक्शन में मूव करेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इट विल नॉट मूव। कोई भी एक्सिस में मूव नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज दोनों साइड फोर्स का जो वेटेज है वो सेम है। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये सेकेंड वाला जो सिनेरियो हमने क्रिएट किया है, ये सेकेंड वाले सिनेरियो में बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, बिकॉज ना ही वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और पहले वाला सिनेरियो अगर देखा जाए तो यस, पहला वाला सिचुएशन ऐसा है जहां पे ब्लॉक इज इन ट्रांसलेशनल मोशन, बिकॉज ये ब्लॉक मूव कर रहा है कोई भी एक एक्सिस के अबाउट। तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि एफ नेट की वैल्यू जब भी नॉन जीरो होगी, एफ नेट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल मोशन। और जब भी एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ब्लॉक विल नॉट बी परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। बात समझ में आ रही है? और ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन भी कहते हैं कि इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। याद रखना, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब एफ नेट की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो इसका मतलब ये बॉडी कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो दैट विल बी सिचुएशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और फर्स्ट वाला केस क्या है? जहां पे ब्लॉक ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करेगा। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इस वाले केस में अगर देखा जाए तो हमारा डाइपोल में राइट डायरेक्शन में फोर्स जो लग रही है वो कितना लग रहा है बेटा? F1 जो लग रही है वो हो रही है QE। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और जो F2 जो लग रहा है दैट विल बी माइनस QE। और अगर डायरेक्शन अगर आप ले रहे हो तो लेट्स से F1 इज इक्वल टू Q इंटू आई कैप और F2 इज इक्वल टू QE विथ नेगेटिव आई कैप। ये आपका सेकेंड डायरेक्शन, सेकेंड रिलेशन। तो हमें एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो एफ नेट इज नथिंग बट F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है बेटा? F1 की वैल्यू है QE इंटू आई कैप प्लस F2 की वैल्यू कितनी है बता? QE इंटू माइनस आई कैप। अब इसमें हम आई कैप की कॉमन ले लेते हैं, तो इट विल बी QE माइनस QE इंटू आई कैप। तो देखा जाए यहाँ पे तो एफ नेट की वैल्यू कितनी है बेटा? द वैल्यू ऑफ एफ नेट इज जीरो। द वैल्यू ऑफ एफ नेट इज जीरो। अब एफ नेट की वैल्यू जीरो आए, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये डाइपोल ना ही एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ना ही वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, कोई भी एक्सिस में मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अपनी पोजीशन पे ही रिटेन्ड है, ये समझ लेना। इसीलिए एफ नेट की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये होगा कि इट
will not be in translation motion. It will not be in translation motion. चलो अब ये बातें यहां तक समझ में आ गई। अब हम सेकंड सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब सेकंड सिचुएशन क्रिएट करना है, मतलब कि सेकंड सिचुएशन में मुझे ये जानना है कि क्या बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा कि नहीं करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है बेटा? रोटेशनल मोशन में ये होगा कि कोई भी बॉडी होगा वो अपनी एक्सिस के अबाउट ही मूव करेगा। बात समझ आ रही? कोई भी बॉडी होगा वो अपनी एक्सिस के अबाउट ही मूव करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का व्हील पे अगर ध्यान दोगे तो व्हील पे क्या देखते हो बेटा? व्हील एक पॉइंट होगा जो फिक्स होगा और उसी पॉइंट के अबाउट पूरा वाला जो फ्रेम होगा वो मूव करता है, रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल मोशन में कौन सी कंडीशन है जहां पे पता चले कि बॉडी जो हमारे केस में जो डाइपोल है वो रोटेशनल मोशन कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। देखो, एक ऐसा फोर्स जिसके वजह से बॉडी रोटेट करने लगे ना, सच फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग अ बॉडी, सच फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। और हम टॉर्क को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? टॉर्क is given as r perpendicular into force। अब ये r perpendicular होता है कितना है बेटा? r perpendicular क्या होता है? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक कोई भी नॉर्मल रिजिड बॉडी लेता हूँ और ये रिजिड से मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने बनाया। सपोज करो यही एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट करने वाली है और आपने जो फोर्स लगाया हुआ है वो इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स मूव करेगा वहां पे एक मैंने इमेजिनरी लाइन बना दी कि फोर्स का डायरेक्शन यही है और आगे चल के फोर्स का डायरेक्शन यही होने वाला है। सो ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस दो पॉइंट को कनेक्ट करनी चाहिए? एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को, लेट्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं एओआर बोल देता हूं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्सिस। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो आपकी बॉडी जो होगी वो क्या करेगी? मूव करेगी। ठीक है, सो दिस perpendicular distance must be taken from axis of rotation to the line of action of force। बात समझ में आ रही है क्या मैंने बोला? अगर ये भी नहीं समझ आया तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि क्लैरिटी मोर आ जाए। फॉर एग्जांपल लाइक लेट्स से हम सीसो लेते हैं, एक सीसो लेते हैं जहां पे ये एक वेज मैंने बनाया हुआ है। देखो, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है बेटा। ठीक है, ये खाली आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा के आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ कि जीरो लेवल से मैं बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। सपोज करो यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पे ये वेज है, उसके ऊपर एक मैंने प्लैंक रखा हुआ और इस प्लैंक के ऊपर मैंने दो ब्लॉक रखे हैं। ठीक है, जिसका वेट लेट से सेम है। वेट सेम है मतलब क्या हुआ कि अगर अनइवन वेट हुआ तो ब्लॉक होगा या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मान लूँ कि यहाँ पे नीचे जो वेट लग रहा है दोनों का वेट जो लग रहा है वो mg लग रहा है और ये वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है जिसके अबाउट ये दोनों बॉडीज रोटेट करेंगी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से लेके बॉल ऑफ का जो पोजीशन है वो डिस्टेंस दोनों का सेम है। दिस इज एक्स। अब क्योंकि दोनों का ब्लॉक का वेट सेम है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी सेम है, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये वाला जो ए ब्लॉक की जो टॉर्क की वैल्यू आएगी और बी ब्लॉक की जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, दोनों की दोनों सेम रहेगी।
बात समझ में आ रही है? ए ब्लॉक क्या करेगा, ए ब्लॉक जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, और बी ब्लॉक क्या करेगा, बी ब्लॉक करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। बात समझ में आ रही है? ए ब्लॉक जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, और बी ब्लॉक जो होगा वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। वो कब होगा? जब वेट बी का ज्यादा हो या तो ए का ज्यादा हो। अगर दोनों का वेट सिमिलर होगा तो मैं बोल सकता हूं कि नेट टॉर्क की वैल्यू इस केस में क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क की वैल्यू जो होनी चाहिए, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज टाउ वन प्लस टाउ टू। इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हम कन्वेंशन क्या लेते हैं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो साइन होती है वो क्या होती है, दैट विल बी पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो साइन जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। आप उल्टा भी ले सकते हो। कन्वेंशन ये होता है, कन्वेंशन ये होता है कि एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। कन्वेंशन ये है, आप कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप ये आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल लाइक ए ब्लॉक के लिए जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी mg into x। अब क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो साइन नेगेटिव होगा। और टाउ टू की जगह अगर बात करें तो मतलब कि बी ब्लॉक के अगर बात करूं तो बी ब्लॉक का जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी आल्सो सिमिलर mg into x, बट कन्वेंशन के हिसाब से क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस साइन होगा। तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेट टॉर्क की वैल्यू जो आई वो हमारी आई 0। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेट टॉर्क की जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, 0 आई। तो इसका मतलब क्या हुआ समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी रोटेट नहीं कर रही, अगर बॉडी रोटेट नहीं करेगी तो उसका कंडीशन यही है कि रिजल्टेंट टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट 0 होनी चाहिए। और अगर रिजल्टेंट टॉर्क अगर उस एक्सिस के अबाउट 0 नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो बॉडी है वो रोटेट करने लगेगी। तो ऐसी कंडीशन जहां पे बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, मतलब कि रिजल्टेंट टॉर्क 0 है, सच सिचुएशन इज कॉल्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ऐसी कंडीशन जहां पे बॉडी रोटेट करने लग रही है दैट इज नॉन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो मैंने कंडीशन रखी थी बच्चा, सेकेंड वाला केस जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे दैट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में हमें क्या चाहिए, नेट टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर नेट टॉर्क की वैल्यू अगर 0 हुई तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज नॉन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि टाउ वन प्लस टाउ टू की वैल्यू आती कितनी है, ठीक है। तो अब टाउ वन टाउ टू के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स तो हमें दिया है क्यूई, नेगेटिव चार्ज के लिए भी फोर्स दिया है हमें माइनस क्यूई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ले बेटा, तो ये देखा जाए, देखो अभी मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, देखो समझो, ये दिख रहा है, ये एक मैंने डैश डैश करके ये जो लाइन बनाई, ये लाइन है क्या, ये लाइन है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसमें भी मैंने बता दिया, दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मुझे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहां से कहां तक का बच्चा, मुझे चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो चलो मैं मान के चलता हूं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। किसके साथ एंगल थीटा बच्चा, ये एंगल है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मतलब मान के चलो कि डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल कितना बना रही है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो अब समझो मैं यहाँ पे इसी चीज को मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन हो रही है। कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच में कोई ना कोई सेपरेशन है, जो सेपरेशन हमने ऑलरेडी सपोज कर लिया है, दैट इज 2a। और ये है बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये है एंगल थीटा जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये QE इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बात समझ में आ रही है, इस केस में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लग रहा है, और ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब समझो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितना बेटा, ये ए डिस्टेंस है, लोअर वाला भी ए डिस्टेंस है, ठीक है। अब ए के मैं दो कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूँ, ए के मैं दो कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूँ। एक कंपोनेंट होगा प्रोजेक्शन,
देखो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना ली है, देखो सच बात समझ में आ रही है। अब एक का एक कंपोनेंट यहाँ पे सेंटर पे लगेगा, ठीक है, सेंटर बना, एक तो यहाँ पे बनेगा दैट विल बी ए कॉस थीटा, और एक लगेगा ए साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। अब देखो ए साइन थीटा है क्या, ए साइन थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कहां से कहां तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप बोलोगे कि सर एक्सिस तो यहाँ पे है, आप यहाँ से क्यों बोल रहे हो, तो बच्चा ये देख यहाँ पे ये जो ए साइन थीटा है ना, कोई भी लोकेशन ले लो, चाहे वो ये वाला पॉइंट लो, चाहे वो ये वाला पॉइंट लो, हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है कितना बेटा, ए साइन थीटा। सो पहले केस के लिए जो टॉर्क लगेगा that will be force which is F1 into perpendicular distance that is A sin theta। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से आपका लोअर बॉडी में भी देखें, लोअर वाला पार्ट में देखें तो ए के भी दो कंपोनेंट रिजोल्व होंगे। अभी आप बोलोगे कैसे रिजोल्व होगा, तो इसके भी अगर हम देखें, देखो वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से ये वाला भी एंगल थीटा होगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे भी मैं परपेंडिकुलर लाइन बना देता हूँ, देखो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी ए था, है ना, तो अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा, ये वाला बनेगा ए कॉस थीटा, अब ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा, दिस विल बी ए साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो इस वाले केस में टाउ टू की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ टू इज F2 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज साइन थीटा। ये आपका सेकंड रिलेशन। बात समझ में आई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा मैंने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया, कि मेजरली यही चीज समझने में दिक्कत आती है, बाकी अगर आपने ये समझ लिया तो कुछ नहीं, आप डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब नेट टॉर्क की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, क्या होगा इसमें। अरे भाई चल जा, फैन भी सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरे, अरे भाई बेटा सिलेक्ट हो जा, हाँ हो गया। चलो, तो टाउ वन की वैल्यू हम वैल्यू रखते हैं, सो नेट टॉर्क इज इक्वल टू F1 into A sin theta प्लस F2 into A sin theta। यहां तक चीजें क्लियर है बेटा, मैंने वैल्यूज रखी है और कुछ नहीं। अब देखो F1 की वैल्यू कितनी होती है, QE, अब वैल्यूज हम मैग्नीट्यूड के साथ रखेंगे, दैट विल बी QE A sin theta प्लस F2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस QE into A sin theta। ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव साइन तो बेटा डायरेक्शन था, मैं डायरेक्शन से मतलब नहीं है, नेगेटिव हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है कि नहीं। तो यहाँ पे जो नेट टॉर्क आपको मिलेगा वो नेट टॉर्क कितना मिलेगा, क्यू ई ए साइन थीटा प्लस क्यू ई ए साइन थीटा दैट विल बी 2 क्यू ई ए साइन थीटा, दैट विल बी योर नेट टॉर्क। चलो ठीक है। अब देखो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, अगर सपोज करो दो डाइपोल है और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 2a और इनका चार्ज है q, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, q इंटू 2a। तो यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे भी एक्सप्रेशन थोड़ा देखे, ध्यान से देखे, तो यहाँ पे देखो q इंटू 2a मल्टीप्लाई बाई ई साइन थीटा। अब q मल्टीप्लाई बाई 2a क्या होता है, दैट विल बी p, यहाँ पे ना p इंटू ई साइन थीटा, ये हमारा नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन मिला। समझ में आया। ये जो q इंटू 2a है इसको मैंने किस में रिप्लेस कर लिया, डाइपोल मोमेंट में। अगेन आई एम स्टेटिंग इट इज मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट कंसिडरिंग डायरेक्शन। अब अगर डायरेक्शन अगर लूं, मतलब वेक्टर की फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, तो इसके दो कंडीशंस हो सकती हैं। कौन से दो कंडीशन होंगी, अब देखो p sin थीटा क्या होता है, p sin थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट याद करो। क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमें दो सिचुएशन हो गया, अगर मुझे a क्रॉस b अगर लिखना है तो वो हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा, ये वही वाला सिचुएशन हो गई। बट अब डाउट ये होता है कि यहाँ पे या तो ये p क्रॉस ही होगा या तो ये e क्रॉस p होगा। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इसमें दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है वो हमें समझना पड़ेगा। तो देख बेटे, यहाँ पे अगर देखो इस डायग्राम पे अगर ध्यान दे, तो डायग्राम में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है बच्चा,
डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, याद रखना। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे सिचुएशन ये हो गया, ये है आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और यहाँ पे ये देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो अगर देखा जाए तो टॉर्क जिस तरीके से लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क किस तरफ लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क टॉर्क लग रहा है ना। अगर ब्लॉक में क्यूई फोर्स यहाँ पे लग रहा है राइट हैंड डायरेक्शन में, लोअर डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज में जो क्यूई फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो ओवरऑल फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ना समझ में आए तो समझो कि यहाँ पे एक मैंने ब्लॉक रखा है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, परपेंडिकुलर ब्लॉक है, एक फोर्स मैं F1 यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक फोर्स में यहाँ पे F2 फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लग रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो आप बोलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ पे तो एक्सिस के अबाउट इसी डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ डायपोल है, मोमेंट ऑफ ये जो डायपोल है वो कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब अगर हम देखें तो P क्रॉस E अगर हम फाइंड आउट करें तो P क्रॉस E से जो डायरेक्शन जो मिल रहा है वो क्लॉकवाइज मिल रहा है, और E क्रॉस P से अगर हम देखें तो डायरेक्शन जो मिल रहा है हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है। सो P क्रॉस E इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। सो नेट टॉर्क आपका कितना बना बेटा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। बात समझ में आई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सप्रेशन को याद कर लेना कि किस तरीके से अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। चलो, अब यहां तक अगर आपने सिचुएशन समझ लिया तो अब इसके कंडीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और चीज आपने देखा कि यहाँ पे नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है, इनफैक्ट इट इज नॉन जीरो। तो जब भी आप एक इंटरप्रिटेशन और आ रही है बेटा, ये लिख लेना यहाँ पे कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, एफ नेट की जो वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, बट नेट टॉर्क की जो वैल्यू होती है दैट इज नॉन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन से एमसीक्यू में बहुत बार आया होगा, ठीक है। ये कंडीशन है किसका, यूनिफॉर्म फील्ड का, यहाँ से ये इंटरप्रिटेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमने पूरा डेरिवेशन किया इसके बारे में। अब हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर मान लो, अब इसके दो कंडीशन और हमें समझनी पड़ेंगी, एक जब टॉर्क मैक्सिमम होगा और एक कंडीशन जहां पे टॉर्क मिनिमम होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। कैसे, वो पता है मुझे, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कब होगी 90 डिग्री। सो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है 90 डिग्री पे। सो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है बेटा, पी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। अब ये डाइपोल को जो रखा है, अरे भाई चल, हाँ, अब यहाँ पे ये जो भी डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे, तो डाइपोल मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो इस केस में क्या होगा कि ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेगा, लेकिन इस पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन है मैक्सिमम टॉर्क की, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन कंसीडर कर देते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तब क्या होगा, मतलब कि अगर डाइपोल अगर मान लो इस तरीके से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कुछ हमने इस तरीके से रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में देख बेटा, यहाँ पे फोर्स तो इसे यहीं पे लग रहा है क्यूई, और यहाँ पे भी देखो फोर्स लग रहा है यहाँ पे माइनस क्यूई। अब सपोज करो, क्या सपोज करना है, यहाँ पे
हल्का सा मैंने डिस्प्लेस कर दिया इसको, कोई भी डायरेक्शन में, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में तुमने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। सपोज करो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। अब क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज फोर्स जो लग रहा है वो पॉजिटिव आई एक्सिस में लग रहा है, तो सिचुएशन एक क्रिएट करता हूं जहां पे आपने हल्का सा डायपोल को डिस्प्लेस कर दिया, थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्यू लग रहा है और यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है बेटा, माइनस क्यू, तो ये वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे, याद रखना। मतलब यहाँ पे ये जो डाइपोल को आपने हल्का सा जो डिस्प्लेस किया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इंडिविजुअल चार्जेस पे जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स के वजह से ये डाइपोल वापस से इसी पोजीशन पे रिटर्न हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही स्टेबल पोजीशन है डाइपोल के लिए। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि डाइपोल is in stable equilibrium. डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत काम की चीज है बेटा, हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे वापस से डाइपोल अपनी जगह पे वापस से आ जाती है, तो वो केस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, डाइपोल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर सेकंड केस क्या होता है बेटा, सेकंड केस में ये हुआ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख लेते हैं। 180 डिग्री मतलब क्या हुआ, अब इस बार क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल अरेंज हुआ है। मतलब अब यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज का फोर्स तो यहाँ पे लगता है और नेगेटिव चार्ज का फोर्स तो यहाँ पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, ये अरेंजमेंट है 180 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको हल्का सा भी अगर मैं डिस्टर्ब कर दूं, लेट्स से कि मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन में इस डाइपोल को मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला आपका नेगेटिव चार्ज है और ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो क्योंकि फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज को तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और पॉजिटिव चार्ज को तो फोर्स से वापस से वही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये डाइपोल रोटेट करने लगेंगे। समझ में आ रहा है, मतलब कि तुमने हल्का सा भी डिस्टर्ब किया इस कॉन्फ़िगरेशन पे तो डाइपोल वापस से रोटेट करने लगेगा। ऐसी सिचुएशन पे, ये वाला जो सिचुएशन है ना जहाँ पे हल्का सा भी डिस्प्लेस करने पे डाइपोल वापस से मोशन में आ जाती है, सच सिचुएशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। For theta equals to 180 degree, dipole is in unstable equilibrium, ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डाइपोल के जो केसेस हैं वो हमने क्या डिस्कस किया, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने डाइपोल को रखा तो किस तरीके से वो डाइपोल जो होगा वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क के बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया कि टॉर्क होता क्या है और किस तरीके से चार्ज पे लगता है और कौन सी कंडीशंस होंगी जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगता है, कौन से कंडीशंस होगी जहाँ पे मिनिमम टॉर्क लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, उसकी कंडीशंस हमने पढ़ ली और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, जहाँ पे अगर हल्का सा भी डिस्प्लेसमेंट इस डाइपोल पे करते हो तो वो जो डाइपोल होगा वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटेन हो जाएगा। सच सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड, इफ वी से कि अगर डाइपोल को डिस्प्लेस करने पे वापस से वो मोशन में आ जाती है तो सच सिचुएशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ इफ वी, एक और केस में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, द केसेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केसेस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने बनाई है यहाँ पे, वहां पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा। कोई भी रैंडम लोकेशन ले लो, हर एक रैंडम लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा, मतलब कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऐसे सिचुएशन में लेट्स से कि मैंने यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, एज यूजुअल सेम सिचुएशन है बेटा। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है F1 और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। बट क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वाले लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये वाले लोकेशन पे लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि E1 लेट्स से E1 इज मोर देन E2, लेट्स से कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो इसका मतलब नेचुरल सी बात है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F1 which is Q times of E will be more than the will be more than F1 will be more than F2। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि F net की जो वैल्यू जो होगी बच्चा, which will not be a zero because F1 और F2 दोनों सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के केस में बॉडी जो डाइपोल है, पॉसिबिलिटी है कि वो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या फिर कोई भी रैंडम एक्सिस पे मूव कर सकती है। क्यों कर सकती है? बिकॉज यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड टॉर्क की बारे में बात करें, नेट टॉर्क की बारे में बात करें, तो क्या होगा बेटा? नेट टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, नेट टॉर्क भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हर एक एक्सिस में, एक तो ये आगे की डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है, और दूसरी डायरेक्शन में क्योंकि डिफरेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, एक्सिस के अबाउट यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, दूसरे चार्ज के अबाउट F2 फोर्स लग रहा है। तो नेट टॉर्क भी अगर कैलकुलेट करूं तो लेट्स से यहाँ पे टाउ1 जो होगा दैट विल बी F1 इंटू आर साइन थीटा, अगर ये डिस्टेंस अगर आर लू तो, है ना। और टाउ2 की वैल्यू देखूं तो दैट विल बी F2 इंटू आर साइन थीटा। अगेन यहाँ पे क्योंकि F1 और F2 की वैल्यू तो सेम नहीं है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो नेट टॉर्क आप कैलकुलेट करोगे, नेट टॉर्क की वैल्यू भी नॉन जीरो ही आएगी। तो ऐसे सिचुएशन क्या देखो, ये दोनों सिचुएशन से ये क्लियर होती है कि अगर आपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर रखा तो दोनों केसेस वैलिड है। मतलब इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है और रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। और वो कौन से दो केसेस है? अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है तो इसका मतलब एफ नेट की वैल्यू नॉन जीरो है, और रोटेशनल मोशन हो रही है इसका मतलब एफ नेट की वैल्यू भी नॉन जीरो है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों केसेस याद रखना है आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। चलो, तो अब इसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा न्यूमेरिकल्स में बता देता हूँ, एक न्यूमेरिकल्स में आपको समझा देता हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आ जाए कि टॉर्क कैसे कैलकुलेट करता है। तो देखो एक क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको सिंपल लगे तो ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो समझना था वो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल के बेस पे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सपोज करो कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। विथ अ डाइपोल मोमेंट, विथ डाइपोल मोमेंट is given 4 into 10 to power minus 9 centimeter, is aligned is aligned at 30 degree at 30 degree with the direction of with the direction of uniform electric field, which is 5 into 10 to power 4 Newton per Coulomb. Calculate the magnitude of calculate the magnitude of torque
acting on the dipole, acting on the dipole. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1.0। चलो, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो बच्चा, ठीक है, और इजी लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जा सकते हो, ठीक है। दो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो भी हमने डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया। तो बच्चा हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो सिचुएशन एनालाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल मूवमेंट आपको दिया हुआ है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी की वैल्यू आपको दिया है कितना, 4 इंटू 10⁻⁹ सेंटीमीटर दिया हुआ है, कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलम मीटर, ओके, कूलम मीटर आपको दिया हुआ है, अलाइन एट 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू आपको दिया है 30 डिग्री आपको दिया है, चलो ये भी ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिचुएशन ऐसा ही देख बेटा, इस तरीके से सिचुएशन है, एनालाइज करो, जैसे हमने डायग्राम बनाया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बात समझ में आ रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है, अरे भाई पेन चेंज करना, सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये डाइपोल है, और इस डाइपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाई हुई है, लेट्स से दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री, बात समझ में आ रही है। तो टॉर्क इस पे कितना लगेगा, हमें पता है कि टॉर्क जो लगती है दैट इज P क्रॉस E, ठीक है, सो मैग्नीट्यूड इज P E साइन थीटा, P की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁴, और साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये अगेन 10 से कट जाएगा, ठीक है, तो 2 10 जा, तो यहाँ पे 10⁻⁹ प्लस 4 -5, तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻5, या फिर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ठीक है। आई होप आपका भी आंसर आ चुका होगा। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं टॉक के रिलेटेड, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे प्रीवियस थियरी के बेस पे है, दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलो देख लेता हूँ, ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अ सिस्टम has a two charge, a system has a two charge, qa is equal to 2.5 into 10⁻⁷ coulomb, and qb equals to -2.5 into 10⁻⁷ coulomb, ठीक है, located at point A 0 0 -15 centimeter, -15 centimeter, and B 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge? क्वेश्चन ये है, what are the total charge
and electric dipole moment of the system ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.9। अच्छा, तो इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप देख भी सकते हैं, और वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, या फिर बहुत सिंपल ही है, चलो जानो दो, नेक्स्ट वीडियो की जगह पे मैं अभी कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में करूँगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप लोग ट्राई भी करोगे, ये भी एक पॉइंट है। चलो, यहाँ पे आई हैव दिस सिचुएशन, हम लोग एनालाइज कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, अभी कर लेते हैं, पर वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं वापस से रीड कर लेता हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी। A system has a two charge QA equals to 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb and QB equals to 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb located at a point A 0 0 minus 15 and B 0 0 plus 15 centimeter respectively. What are the total charge and electric dipole moment of the system? ठीक है, चलो अब पहले हम लोग कोऑर्डिनेट डिसाइड कर देते हैं, कोऑर्डिनेट है कितना यहाँ पे। अरे बाबा, ये तो उल्टा कोऑर्डिनेट बन गया, एक मिनट। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट डिसाइड करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, देखो यहाँ पे ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये सपोज करो वाई एक्सिस मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वाई एक्सिस वैसे तो तीन डायरेक्शन है ना, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, तीन एक्सिस बनाया हुआ है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि कोई कोई भी रैंडम लोकेशन है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है। इस तरीके से कुछ कोऑर्डिनेट बन रहा है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल से देखा जाए तो दिस वुड बी एक्स एंड वाई, दिस वुड बी योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। लेट्स से कि हमारा कोई कोऑर्डिनेट से हमने रैंडम बनाया हुआ है, और यहाँ पे इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो दिस विल बी योर 0 0 15 सेंटीमीटर, और ये लोअर डायरेक्शन में देखा जाए तो 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, ये लोकेशन, ये कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट के अबाउट दो चार्ज रखे हुए हैं, और चार्ज की मैग्नीट्यूड आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड है कितना वो हमें देखना है। अरे भाई, पेन सिलेक्ट करना है, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका 15 सेंटीमीटर में कौन सा है, क्यूबी है, और माइनस 15 सेंटीमीटर में क्यूए लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये दो चार्ज है जिनकी पोलरिटी कैसी लग रही है। देखो क्यूए की वैल्यू जो हमें दिख रही है, वो क्यूए की वैल्यू कितनी है, क्यूए इज 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, और क्यूबी की जो वैल्यू है दैट इज -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहला चीज बोला है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो अगर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, क्यूए प्लस क्यूबी। सिस्टम में टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी है, तो अगर नेट चार्ज की वैल्यू सेम है बट पोलरिटी इक्वल है, अनइक्वल है, पोलरिटी डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10 टू पावर 7, तो इसे यहाँ पे देखा जाए तो इट विल बी 0। तो नेट चार्ज है कितना बेटा सिस्टम में, टोटल चार्ज इज 0। अगर आपका ये आंसर आ गया होगा तो वेरी गुड। और थर्ड सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है, डाइपोल मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। अब डाइपोल मोमेंट के लिए हमें डिस्टेंस का पता होना जरूरी है। तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये 15 है, ये भी डिस्टेंस कितना है, 15 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे, तो हम देख रहे हैं तो डिस्टेंस की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, है ना। तो चार्ज की वैल्यू तो हमें पता है 2.5 इंटू 10 टू पावर -7,
और डिस्टेंस इसमें कितना है 30 सेंटीमीटर है, यू हैव टू राइट इट इन मीटर, तो दैट विल बी 0.30 मीटर। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी अराउंड, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है बेटा, इट विल बी 7.5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। So you can write it here as 7.5 into 10 to the power, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 3/100, 10 to power -9, 10 to power -8 कूलम मीटर। ठीक है, तो आई होप आपका आंसर करेक्ट आया होगा, और अगर आपने ये आंसर निकाल लिया है तो आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है थरली, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को वापस से थरली देख लीजिए, तो चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो पूरे वीडियो में हमने क्या समझा बच्चा, पूरे वीडियो में हमने ये समझा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल होता है तो उसका टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क लगती है, कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे मिनिमम टॉर्क लगती है, और उसके बेसिस पे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया एंड वी डिड सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है, विद न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।